दिसंबर 2024 के पहले हफ्ते में क्या होता है दोस्तों, एक विदेशी मुल्क की महिला होती है, वो दुबई घूमने के लिए जाती है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करती है, उसके पास एक सोने की चैन होती है और एक हीरे की अंगूठी होती है। उसे ले जाकर वो एक ऐसी जगह पर रख देती है जहाँ से कि बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। दरअसल वो उन सोने की अंगूठी और जो हीरे की अंगूठी और सोने की चैन होती है उसे कार के बोनट पे रख देती है और वो दूर जाके छुप जाती है और उसकी वीडियो बनाने लगती है कि कौन इसे उठा के ले जाए। अब होता क्या है, वहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी सोने की चैन और हीरे की अंगूठी को नहीं उठाता। दरअसल ऐसा नहीं है कि किसी की नज़र उसके ऊपर पड़ी ना हो, सबकी नज़र उसके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। अब तकरीबन आधा घंटा बीत जाता है। अब ये महिला भी निश्चिंत हो जाती है कि अब इसे कोई उठाएगा नहीं। उसके बाद वो जाती है, उस सोने की चैन और हीरे की अंगूठी को उठा के अपने पास रख लेती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। अब जैसे ही इस वीडियो को वो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है तो पूरी दुनिया में दुबई के कानून की तारीफ होना शुरू हो जाती है कि कानून हो तो कुछ ऐसा हो कि लोग उसे तोड़े ही ना। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज की कहानी में क्या हुआ था दोस्तों, आज की कहानी में भी कानून सख्त था, लेकिन उस कानून को किसी ने तोड़ दिया। अब कानून को तोड़ दिया तो उसके बाद जिसने इस कानून को तोड़ा है उसको मिली है सज़ा। और इस वीडियो के बारे में, दरअसल इस कहानी के बारे में भी पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। दरअसल आज की कहानी दोस्तों जो शुरू करूंगा, वो शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है वो शुरू होती है सऊदी अरब से। होता क्या है, सऊदी अरब के मंत्रालय में एक पत्र लिखा जा रहा था। अब जैसे ही वो पत्र कंप्लीट होता है तो वहाँ के संबंधित अधिकारी के द्वारा उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद तुरंत ही इसे प्रभाव से भारत के दूतावास भेज दिया जाता है, ताकि देरी ना हो। अब देरी ना हो तो क्या होता है, जैसे ही वो पत्र भारत के दूतावास आता है तो वहाँ के जो अधिकारी इस पत्र को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो तुरंत इस पत्र को भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंचा देते हैं, ताकि इस पत्र को सही जगह तक पहुंचने में कोई लापरवाही ना हो। और जैसे ही ये पत्र भारत के विदेश मंत्रालय पहुंचता है तो दोस्तों, वहां से चलता हुआ ये पत्र सीधे उत्तर प्रदेश के मेरठ के जिला अधिकारी के यहाँ पे पहुंचता है। और अब जैसे ही मेरठ के जिला अधिकारी के पास ये पत्र पहुंचता है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि वो मेरठ के एसपी साहब के पास इस पत्र को फॉरवर्ड कर देते हैं। और जैसे ही लेटर एसपी ऑफिस पहुंचता है तो वहां से इस लेटर को तुरंत ही जो वहां का संबंधित थाना था, जो था मुराड़ी, वहां पे पहुंचा दिया जाता है। और उस थाने की जो थाना अध्यक्ष होती हैं वो होती हैं सौम्या। दरअसल होता क्या है, जो थाना अध्यक्ष सौम्या है वो 1 दिसंबर 2024 की सुबह अपने ऑफिस पहुंचती हैं। जैसे ही वो वहाँ पे जाके बहुत सारे लेटरों पे सिग्नेचर कर रही होती हैं, यानी कि बहुत सारे कागज़ होते हैं उन पर सिग्नेचर कर रही होती हैं, तभी उनकी नज़र एक छोटे से कागज़ पे जाती है। दरअसल जो सौम्या है वो मुंडाली थाने की एसएचओ है। अब जैसे ही उनकी नज़र उस लेटर के ऊपर पड़ती है तो उस पर लिखा होता है नोटिस सूचना। अब क्या होता है, जैसे ही उनकी नज़र इसके ऊपर पड़ती है तो वो क्या करती हैं, तुरंत ही उस गांव की ओर जाती हैं जिस गांव के लिए ये लेटर आया हुआ था, जो कि रछौती गांव इन्हीं के थाना क्षेत्र में लगता है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गांव की जो पॉपुलेशन है लगभग 10,000 के आसपास है। अब एसएचओ सौम्या जो है गांव में जाती हैं और वहाँ पे जाके पूछती हैं कि यहाँ पे जुवैद कौन है, जिसके बेटे का नाम जैद है। अब गांव के लोग जैसे ही पुलिस को देखते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं। दरअसल ऐसा होता भी है बहुत सी जगह कि पुलिस गांव में क्यों आई है, तो बहुत सारे लोग उनको कुछ जवाब नहीं देते कि हम जानते नहीं जानते। लेकिन क्या होता है, एसएचओ सौम्या जो है उनको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन आखिरकार वो जुवैद के घर पे पहुंच जाती हैं।
अब जैसे ही वो उनके घर पे पहुंच जाती हैं तो वो पूछती हैं कि क्या आपके बेटे का नाम मोहम्मद जैद है जो कि सऊदी अरब में ड्राइविंग का काम करता है। तो वो कहते हैं कि हाँ, हमारे बेटे का नाम मोहम्मद जैद है, वो सऊदी अरब में काम करता है। वो कहती हैं कि आपके बेटे को फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया गया है और वो फ़िलहाल जिहाद सुमेसी सेंट्रल जेल सऊदी अरब के अंदर बंद है। और वो उनसे कहती हैं कि आपको सऊदी अरब की सरकार ने एक मौका दिया है, अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से यहाँ से एक दया याचिका डाल सकते हो। अगर सऊदी अरब की सरकार को आपकी दया याचिका सही लगी तो आपका बेटा बच सकता है, अगर उनको आपकी दया याचिका सही नहीं लगी तो आपके बेटे की मौत पक्की है। और अब दोस्तों, जैसे ही जुबैद ने ये वाली बात सुनी कि उसके बेटे को सजा की मौत का हुक्म दिया गया है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। घर के अंदर उनकी पत्नी होती हैं रिहाना और उनके 7 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। और 7 लड़कों में से जो 3 बड़े लड़के हैं जैसे कि मोइन, जैद और फैज़ल, और ये तीनों ही सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी क्या कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि वहाँ पे ड्राइविंग का काम करते हैं। जो वहाँ से 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है, वहाँ से जो पैसा बचता है उसे अपने घर पे भेज देते हैं। इनका एक बेटा है जो कि अभी पुलिस की तैयारी कर रहा है और बाकी के इनके जो 2 बेटे हैं वो दोनों बेटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे ही ये वाली खबर सामने आती है तो लोगों के सामने एक कहानी आ जाती है। सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे जितने भी न्यूज़ वाले चैनल वाले हों, वो इनके गांव पहुंच जाते हैं और इनके गांव में जमघट लग जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जुबैद का जो दूसरे नंबर का बेटा है जैद, वो 2018 में सऊदी अरब गया था काम करने के लिए। काम करने के लिए क्या गया था, वो गया था वहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसको सिर्फ ड्राइविंग आती थी। वो अपने सारे डॉक्यूमेंटों को लेके सीधे सऊदी अरब जाता है। अब वो सऊदी अरब कैसे जाता है दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। इस गांव के ज़्यादातर लोग सऊदी अरब में हैं और वहाँ पे ड्राइविंग का ही काम करते हैं। वो किसी के थ्रू सऊदी अरब चला गया और वहाँ पे 2018 में ही एक कंपनी होती है, वहाँ पे उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है एज अ ड्राइवर। अब दोस्तों, होता क्या है, अब वो वहाँ पे एज अ ड्राइवर लग तो जाता है, लेकिन क्या होता है, उसके मन में एक बात आती है। वो सोचता है कि जिस हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ उस हिसाब से तो मेरे को यहाँ पे सैलरी मिल नहीं रही, अब क्यों ना किसी दूसरी कंपनी में काम किया जाए। अब क्या होता है, वो ड्राइविंग का काम करता है, वो मन ही मन में सोचता है कि यहाँ पे मैं क्या खाऊंगा, क्या बचाऊंगा, क्या घर पे भेजूंगा। वो बहुत परेशान रहता है। अब 1 साल तक वो उस कंपनी में काम करता है, लेकिन 1 साल बाद वो उस कंपनी को स्विच कर देता है, दूसरी कंपनी में जाता है जिसका नाम होता है अल जाफर। अल जाफर कंपनी में जाता है और वहाँ पे उसको उसका मुंह मांगा वेतन मिलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, अल जाफर कंपनी में वो क्या करता है, मैं आपको वो बताता हूँ। दरअसल होता क्या है, यहाँ पे उसकी मुराद पूरी हो जाती है एक तरह से, ये मान लीजिए, क्योंकि उसकी मुंह मांगी सैलरी उसको मिल रही थी, बहुत महंगी कार थी वो चलाने के लिए मिल रही थी और जीवन बहुत अच्छा कट रहा था, जिसमें कि वो अपना खर्चा भी चला रहा था, अपने घर पे भी पैसे भेज रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, वो जब गाड़ी चला के ले जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से होता है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, हुआ क्या था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो एक महंगी कार में था। दरअसल होता क्या है, जो गोल्फ कंट्री होती हैं वहाँ पे जो नॉर्मल भी कार होती है ना, वो 20-25 लाख से कम की नहीं होती, नहीं तो इससे महंगी ही होती है। दरअसल उस कार की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर थी, जिस कार का उसने एक्सीडेंट किया था। अब कार का उसने एक्सीडेंट कर दिया। अब जैसे ही मालिक को पता चलता है तो मालिक उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। जैद बहुत समझाने की कोशिश करता है अपने मालिक को, लेकिन उसका मालिक समझता नहीं है। इसीलिए उसका मालिक क्या करता है, उसके ऊपर एक केस कर देता है जो कि कार के पैसे वसूली का होता है। अब कार की जितनी कीमत है उतने पैसे वसूलने का। अब जैद इतने पैसे कहाँ से लाए, वो बेचारा मजदूर आदमी ड्राइविंग करके अपने घर को चला रहा है। अब यहाँ पे शेख साहब कह रहे हैं कि भैया 1.5 करोड़ की कार है, इसके पैसे दे दो और जाओ यहाँ से। तो जैद क्या करता है, अंदर ही अंदर घबरा जाता है और चुपचाप उस कंपनी को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। अब भाग जाता है तो वो बेचारा क्या करे। दरअसल होता यह है कि वो वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि उस कंपनी में उसका पूरा रिकॉर्ड था। अब विदेश से वो वापस घर आता, यानी कि हिंदुस्तान, तो वहाँ की कंपनी जो है उसके ऊपर केस किया हुआ है, उसका रिकॉर्ड खराब है। अब हिंदुस्तान आके वो दोबारा से भी दुबई नहीं जा सकता था। अब क्या करता है, वो वहीं पे रहता है और वहीं पे रह के चुपचाप दूसरी नौकरी तलाश करने लगता है। और अब दोस्तों, उसके दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं।
अब दिन गुजर रहे होते हैं तो क्या होता है, उसी दिन एक पुलिस वाला मिल जाता है और वो उस पुलिस वाले को अपनी सारी बात बता देता है कि मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। तो वो पुलिस वाला क्या कहता है, तुम ऐसा करो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर पे काम कर लो, तुम मेरे परिवार के लोगों को जहाँ जाना हो वहाँ पे छोड़ दिया करो, मुझे ले जाया करो और तुम यहीं पे काम करो, मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा। अब वो पुलिस वाला तो ऐसे मानो कि जैद को कोई फरिश्ते के रूप में मिल गया हो, तो जैद अब उस पुलिस वाले के यहाँ पे काम करने लगता है। अब दिन उसके वहाँ पे भी अच्छे कट रहे होते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, कोई जैद की मुखबिरी कर देता है। मुखबिरी कर देता है तो उसे पुलिस सब तरफ से घेर लेती है। अब जैसे ही पुलिस उसे सब तरफ से घेरती है तो जैद बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस के हाथों से बच नहीं पाता। अब पुलिस उसकी गाड़ी के पास जाती है, उसकी गाड़ी की तलाशी लेती है, तो पुलिस को मिलता है उसकी गाड़ी से ड्रग्स, और ड्रग्स के 2 पैकेट होते हैं दोस्तों लाइलॉन के, जिनमें से एक बैग में क्रिस्टल मेथ करके एक ड्रग आता है, वो होता है जो कि बहुत महंगा भी होता है, उसका वजन होता है लगभग 400 ग्राम के आसपास। और जो दूसरा बैग होता है उसके अंदर होता है क्रिस ड्रग और उसका वजन होता है लगभग 305 ग्राम। लगभग 705 ग्राम इसके पास ड्रग पाया था, इसीलिए पुलिस इसे वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों वहाँ के पुलिस वाले जैद को गिरफ्तार कर लेते हैं और इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि जैद का एक दोस्त और होता है जो कि पाकिस्तान का रहने वाला होता है। तो जैद उसके बारे में सारी जानकारी देता है, तो पुलिस उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद 15 जनवरी 2023 को पुलिस जैद और उसके पाकिस्तानी दोस्त को जेल में डाल देती है। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में केस चलता है कि जैसे कि पहले चार्जशीट लगती है, फिर तारीख आती हैं, जज अपनी बात बोलते हैं, वकील अपनी बात बोलते हैं, ऐसे ही इनके साथ भी वहाँ पे हो रहा था, तारीख पे तारीख आ रही थी। अब इन्होंने दोस्तों क्या किया था, सीधे टक्कर ली थी सरकार से, क्योंकि इन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया था कि उसके परिवार के लोग आए इनके ऊपर केस करें। इन्होंने क्या किया था, ड्रग्स का मैटर था, तो वो क्या था, पैरवी जो कर रही थी वो कर रही थी सरकार। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो जैद है और उसका जो पाकिस्तानी दोस्त है, इन दोनों ने अपना जुल्म जो है वहाँ पे कबूल कर लिया था। और दोस्तों जैसे ही ये दोनों अपना जुल्म कबूल करते हैं तो उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट जो मक्का की है, वहाँ पे संयुक्त जजों की जो टीम पीठ बैठती है, उन्होंने पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया कि इन दोनों ने जो अपराध किया है, यानी कि इन दोनों के पास 705 ग्राम ड्रग्स पाई गई है, इसी अपराध के चलते इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। और अब दोस्तों जैसे ही जैद को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है तो वहाँ पे उन दोनों के मन में हड़कंप मच जाता है। और ये जो रसौती गांव है, इसकी आबादी लगभग दोस्तों मैं बताता हूँ 10,000 के आसपास बताई जाती है। और इस पूरे गांव में से शायद ही ऐसा कोई घर होगा कि जिस घर का कोई आदमी सऊदी अरब में काम ना करता हो। 650 से ज़्यादा लोग इस गांव के सऊदी अरब में काम करते हैं और उन सब में से 99% लोग जो है वहाँ पे ड्राइविंग का ही काम करते हैं। यानी कि जो जैद गया था गांव के किसी आदमी के साथ ही गया था, इसीलिए वो भी वहाँ पे ड्राइवर ही बना था। हालांकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ का एक लड़का था मोहम्मद मुस्लिम, उसके साथ क्या हुआ था, उसकी सऊदी अरब में किसी ने हत्या कर दी। अब उसकी हत्या किसने की है, क्या किया, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मिल नहीं पाई कि वहाँ पे आखिर क्या हुआ। लेकिन इस गांव में 600-700 लोग जो लड़के हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं और किसी के साथ भी कोई भी ना कोई वारदात हुई है, ना किसी ने कोई जुल्म वहाँ पे कोई कानून तोड़ा है। लेकिन जो मोहम्मद मुस्लिम है, एक ये लड़का था जिसकी की हत्या की जाती है और उसके बाद ये जैद जो कि वहाँ पे ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उसको सजाए मौत सुनाई गई है। इस लड़के के साथ ये 2 ही लड़के ऐसे हैं जिनके साथ में कुछ हुआ है। अब जिस गांव के जितने भी 600-700 लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि जैद के साथ कुछ हुआ है तो वहाँ पे भी हड़कंप मच जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 23 जनवरी 2023 से ये केस आगे चलता जाता है और इनकी पैरवी होती रहती है। लेकिन बाद में ये दोनों क्या होता है, अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ की अदालत इनको सजाए मौत सुनाती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब में फांसी नहीं दी जाती। वहाँ पे बताया जाता है कि जो शख्स को सजाए मौत सुनाई जाती है
उसको बीच चौराहे पर बिठाते हैं, उसके हाथों को बांध देते हैं और उसके बाद उसकी गर्दन को काट दिया जाता है। और हो सकता है शायद इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। लेकिन दोस्तों जो सऊदी अरब है वहाँ पे है राजा, वहाँ पे कोई सरकार नहीं है, वहाँ की सरकार जो है वहाँ पे राजा है और वहाँ पे राजतंत्र चलता है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक अवसर दिया था इसके परिवार को भारत के लिए, ताकि इसके परिवार के लोग अपनी तरफ से चाहें तो वहाँ पे दया याचिका दे दें ताकि इसकी जान बच सके। लेकिन दोस्तों जैसे ही जैद के परिवार वालों को ये पता चला कि उनके बेटे को सजाए मौत सुनाई गई है तो उसके पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जो जैद के परिवार वाले हैं उनको ये नहीं पता कि वो आखिर करें तो क्या करें, उनको कोई लीड नहीं मिल रही कि वो आखिर सऊदी अरब कैसे जाएं, वहाँ पे दया याचिका कैसे दायर करें, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हुआ था तो जो इसके जानकारी लोग हैं वो जैद के परिवार वालों से मिलना शुरू कर दिया है उन लोगों ने, ताकि जैद को बचाया जा सके, ताकि उसको वहाँ से सऊदी अरब से छुड़वा के उसके घर पे लाया जा सके। और दोस्तों चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे जैसे भी हो, जैद के माता पिता हर तरह से अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे को बचाया जाए, क्योंकि उनका बेटा जो है अपराधी नहीं है। और दोस्तों उसके परिवार वाले लोग ये तो कह रहे हैं कि उनका बेटा जो है अपराधी नहीं है, लेकिन जो 1 साल से सऊदी अरब में जो जराई चल रही थी, केस में कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें जो सबूत मिले हैं उनके मुताबिक और जैद ने और उसके पाकिस्तानी दोस्त ने अपना जुल्म भी कबूल कर लिया है। तो इस मुताबिक उनको सजाए मौत सुनाई गई है। अब देखना यह है कि इसको सजाए मौत होती है या नहीं, या फिर भारत सरकार या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो लोग जैद के परिवार वाले लोगों से मिल रहे हैं उनके कुछ करने से जैद की जान बच सकती है या नहीं। हालांकि दोस्तों अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2024 में 214 लोगों को सजा की मौत सुनाई गई है। उन 214 लोगों में 101 लोग जो है वो विदेशी हैं और उन 101 में से 21 लोग पाकिस्तानी हैं और इनमें 2 या 3 भारत के हैं और उनमें से एक जैद है। और दोस्तों ये जो आंकड़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर हम साल 2023 की बात करें तो 34 लोगों को सजाए मौत दी गई थी और 2022 में भी 34 लोगों को ही सजाए मौत दी गई थी और इन दोनों साल में 34 ही थे। और दोस्तों इस बार जो है 2024 में ये आंकड़ा 3 गुना से कहीं ज़्यादा हो गया है, जिसमें 101 तो विदेशी हैं और टोटल मिलाएं तो 214 हैं जिनको की सजाए मौत सुनाई गई है। अब दोस्तों आगे देखा जाएगा कि अब होता क्या है। इसमें बताया जाता है कि जितने भी लोगों को ये सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है उनमें से ज़्यादातर लोग काला जादू, ड्रग्स, हत्या, चोरी इनके मुलजिम हैं। इनके ऊपर भी सबके ऊपर केस चला था, उसके बाद में इनका जो है जो उन्होंने जुल्म किया था वो पक्का हुआ था कि हाँ इन्होंने ही जुल्म किया है और उसके बाद में इन लोगों को सजाए मौत दी जाएगी। अब होता क्या है दोस्तों, किसी भी देश में ऐसा नहीं होता जैसा कि सऊदी अरब में होता है। अब 214 लोगों को सजाए मौत दी जाएगी। वहाँ पे होता क्या है, चौराहे पर आदमी को बैठा दिया जाता है, उसके हाथों को पीछे से बांध दिया जाता है और चौराहे पे चारों तरफ हजारों लोग खड़े होते हैं और उनके बीच में एक जल्लाद आता है तलवार लेके और वो सर को कलम करता है और वहाँ से चला जाता है। ये लोग कुछ इस तरह से सजा देते हैं कि इसको देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। वो आगे सोचते भी नहीं है कि कोई वो गुनाह करें, इसीलिए सऊदी अरब में जो क्राइम रेट है वो बहुत कम है। अब दोस्तों देखा जाएगा कि जुबैर अपने बेटे जैद को बचा पाता है या नहीं, इस गांव का लाड़ला अपने घर पे आ पाता है या नहीं। दरअसल दोस्तों अब जो भी लोग गल्फ़ कंट्री काम करने के लिए जाना चाहते हैं उनके अंदर भी एक डर बैठ जाता है कि वहाँ का कानून इतना ख़तरनाक है। और जो लोग गल्फ़ कंट्रियों में काम कर रहे हैं उसके लोग, गांव के लोग जो काम कर रहे हैं, उन लोगों का कहना ये है कि जो पुलिस वाला है गाड़ी उसकी थी तो पुलिस वाले को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। हो सकता है कि शायद इस पुलिस वाले ने ही कुछ ऐसा किया हो या जो ड्रग है वो उसी का हो, शायद इसीलिए जैद को पकड़ा गया हो। क्यों तो उस पुलिस वाले का नाम कहीं क्यों नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ है कि जैद ने जो है अपना जुल्म कबूल कर लिया है। अब देखा जाएगा कि आगे होता क्या है, जैद बचता है या नहीं। भारत सरकार या जो सोशल मीडिया के लोग जैद के घर पे जा रहे हैं मदद के लिए, उनकी मेहनत रंग लाती है या नहीं,
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। देखिए दोस्तों, हर देश का अपना कानून होता है, लेकिन अगर ये कानून हिंदुस्तान में लागू हो जाए तो क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों चोरियाँ होती हैं, रोज़ाना हज़ारों लूट होती हैं, और रोज़ाना के देखे जाए तो सैकड़ों कत्ल होते हैं। उनमें से ही एक कहानी को मैं आपके आगे लेकर आता हूँ। अगर ये कानून हिंदुस्तान में लागू हो जाए तो क्या होगा, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।